बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, आज हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए का 5th लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। देखिए बेटा, आपके बायोलॉजी में भी कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करने के लिए तकरीबन 35 to 40 मिनट का लेक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो आज एक ऐसा एमसीक्यूज मैं उठाऊंगा और इसका तरीका यह है कि सबसे पहले मैं आपके सामने एमसीक्यूज लिखूंगा। आप वीडियो को स्टॉप करके उस एमसीक्यूज को पहले उस पर प्रैक्टिस करेंगे खूब। आप जितना 1 आवर 2 आवर्स पे सोच सकते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप कोशिश कर लेंगे उसके बाद आप ये वीडियो आगे देखेंगे तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। एक एमसीक्यूज पे एक पूरा टॉपिक है, तो एमसीक्यूज मैं लिखने जा रहा हूं। वो एमसीक्यूज असल में ये है कि अ हैप्लॉइड सेल में बी एक हैप्लॉइड सेल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए मोनोप्लाइड, ऑप्शन बी डिप्लाइड, ऑप्शन सी ट्राइप्लाइड, ऑप्शन डी आल, ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी और ऑप्शन एफ नन। ठीक है, तो आप पहले इस एमसीक्यूज को खूब सोचे, इस पे अपने तौर पे इस पे प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि आप इसका क्या मतलब ले लेते हैं। और ये जुमला आपकी बुक में मौजूद है, ऐसी बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा बुक का पेज और लाइन नंबर भी दिखाऊंगा। तो आप पहले इसको सोचे और इसके बाद अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिस के बाद मेरे इस लेक्चर को देखें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं इस टॉपिक की तरफ आ जाता हूं। इसको बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। देखिए बेटा, क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास एक सोमैटिक सेल, ये तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो फिर इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आप लोग के पास एक सोमैटिक सेल अगर आप ले लें, सपोज ये किसी ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल है, ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल है, ये एक तीसरे ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल है। सपोज ये सोमैटिक सेल है ह्यूमन का। आपको पता है ह्यूमन के सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसका एक सेट इसके बाप से आया होता है और दूसरा सेट इसके मां से आया होता है। तो ह्यूमन के सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इस वजह से इसको हम 2n लिखते हैं। मीन एक सेट के लिए एक सेट हो गए तो n ये हो गया और दूसरे सेट के लिए n तो n ये, तो 2n आप लोग के पास हो गया। दूसरा, अगर सपोज मैं किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल लूं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, सपोज उसमें वो है 4n, तो 4n का मतलब है कि उसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये आप लोग के पास 3 हो गए और ये आप लोग के पास 4। तो ये देखिए, एक सेट के लिए हम n लिखते हैं, सपोज ये 1, ये एक n, ये दूसरा n, ये तीसरा n, ये 4n, तो इसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस वजह से 4n लिख सकते हैं। तो अब सपोज एक तीसरा ऑर्गेनिज्म हमने ले लिया और वो सपोज हमने ले लिया वीट में आप लोग को पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोग के पास 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते। सपोज 1 सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा सेट ये हो गया, 4th सेट, 5 सेट और 6। तो वीट में टोटल कितने सेट हो गए? 6n। ठीक है, मतलब 6 सेट। तो ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा। वैसे तो सेट में ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, मैंने जस्ट समझाने के लिए जस्ट एक क्रोमोसोम आपको बता दिया सेट को प्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोग के पास सपोज वीट में 6n है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सपोज किसी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का सोमैटिक सेल है, तो वो अगर आप देखें तो वो डिप्लाइड है, उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये टेट्राप्लाइड है, इसमें 4 सेट है। और ये हेक्साप्लाइड है, इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी भी सेल में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो 1 सेट के लिए वर्ड यूज होता है, याद रखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 1 सेट के लिए मोनोप्लाइड का वर्ड यूज होता है। अगर 1 सेट, सिर्फ एक सेट हो। अगर किसी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो इसके लिए वर्ड डिप्लाइड यूज होता है, डिप्लाइड। और अगर 2 से ज्यादा हो तो आप उसे पॉलीप्लाइड जनरली कह सकते हैं। लेकिन अगर सपोज 3 है तो उसे ट्राइप्लाइड, अगर 3n है। अगर 4n है तो टेट्राप्लाइड, अगर 5n तो पेंटाप्लाइड, अगर 6n तो हेक्साप्लाइड। तो इस तरह आप लोग के पास, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए आप पॉलीप्लाइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात को समझने की कोशिश करें। असल में आज का हमारा जो फर्क है वो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड के बारे में है। बेटा बहुत सिंपल वर्ड में आज याद रखें, हैप्लॉइड किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल को लेकर
उसमें जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको आप हाफ कर दे तो वो इसका हैप्लॉइड हो गया। बहुत इजी है। सपोज ये देखिए ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन का हैप्लॉइड कितना होगा? ह्यूमन में अगर उसके सोमेटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसके हैप्लॉइड में क्या आ जाएंगे? 1 सेट। और दूसरे, क्योंकि सोमेटिक सेल के एग्जैक्ट हाफ को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। तो ये ह्यूमन का ये एक हैप्लॉइड हो गया और ये दूसरा हैप्लॉइड हो गया। सपोज एक दूसरा सेल है, इसके सोमेटिक सेल में 4n है, तो उसके हैप्लॉइड में कितने होंगे? जी बताएं, शाबाश। हैप्लॉइड सोमेटिक सेल के हाफ को कहते हैं। तो 2n इस तरफ यानी 2 सेट इस तरफ आ जाएंगे और 2n इस तरफ आ जाएंगे। तो इसका हैप्लॉइड जो है वो 2n है। क्यों इसका हैप्लॉइड 2n है? क्योंकि इसका सोमेटिक सेल 4n है। और ये वीट है, तो वीट का अगर सोमेटिक सेल 6n है तो इसका हैप्लॉइड क्या होगा? तो इसका हैप्लॉइड 3n होगा। ठीक है, तो इसका हैप्लॉइड क्या होगा? 3n होगा। तो याद रखिए, हैप्लॉइड उसे कहते हैं कि सोमेटिक सेल के एग्जैक्ट हाफ नंबर क्रोमोसोम आप ले ले तो इसे हैप्लॉइड कह सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग के पास ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करें। हैप्लॉइड में भी एक हैप्लॉइड क्या हो सकता है? मोनोप्लॉइड हो सकता है। यस, ये देखिए ह्यूमन का ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मीन हाफ, लेकिन हैप्लॉइड में कितने सेल कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? 1। तो ह्यूमन का हैप्लॉइड क्या है असल में? वो मोनोप्लॉइड है। एक दूसरा सेल सपोज हमने ले लिया, उसका हैप्लॉइड क्या है? उसका हैप्लॉइड डिप्लॉइड है। बच्चे यहां पर धोखा खा जा सकते हैं कि हैप्लॉइड कैसे डिप्लॉइड हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? जिस सेल का सोमेटिक सेल 4n हो तो उसका हैप्लॉइड 2n होगा यानी, और 2n को हम डिप्लॉइड कह सकते हैं। तो हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, और 3n यहां पर है तो हैप्लॉइड ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है। तो हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है। सो ऑल इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए आप लोग के पास ये समझना चाहिए कि आप लोगों के पास 1 सेट के लिए हम मोनोप्लॉइड का वर्ड यूज करते हैं, 2 सेट के लिए डिप्लॉइड का, 3 के लिए ट्राइप्लॉइड का। ठीक है, तो जनरली तो अगर आप ऑर्गेनिज्म में देख ले तो उनमें 2 सेट ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें 4 सेट, जिनमें 6 सेट वगैरह भी होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात क्लियर हो गई। अब एक और जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था उस पर कुछ एमसीक्यूज आपको बता दूं। एक एमसीक्यूज आपके सामने आएगा कि एक सेल किस कंडीशन में है, ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम किस कंडीशन में है। अगर एक क्रोमोसोम आप लोगों के पास सपोज वो मौजूद है Ng2 फेज, Ng2 फेज, Ng2 फेज, a typical chromosome have, a typical, अगर टिपिकल ना भी लिखे, टिपिकल क्रोमोसोम, a typical chromosome have dash DNA। ठीक है, G2 फेज में जो क्रोमोसोम होगा उसमें कितने डीएनए होंगे? तो ऑप्शन ए 1 डीएनए आप लोग के पास, 1 डीएनए। ऑप्शन बी क्रोमोसोम में क्या होगा? ऑप्शन बी उसमें 2 नॉन आइडेंटिकल डीएनए होंगे, नॉन आइडेंटिकल। अभी आपके समझ में एमसीक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल डीएनए होंगे, 2 नॉन आइडेंटिकल। और ऑप्शन सी क्या है? 2 आइडेंटिकल डीएनए होंगे आप लोग के पास। ठीक है, और ऑप्शन डी आप लोगों के पास हो सकता है इनमें से एनी 2, मे बी वो ANB या BNC, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी करेक्ट कर दे। ठीक है, मे बी ऑप्शन डी करेक्ट हो। तो अब इस एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने की तरफ मैं आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी। आपको इस एमसीक्यूज में, हर एमसीक्यूज में एक ट्रिक होता है। इस एमसीक्यूज में आपको इस ट्रिक को समझना चाहिए कि G2 फेज में क्रोमोसोम किस शक्ल में होता है। तो उसके लिए आपको पहले यह समझना चाहिए कि आप लोग के पास सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेज होता है। मैंने बताया था सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेज में पहला फेज G1, दूसरा फेज आप लोग G1, दूसरा फेज S फेज और तीसरा फेज G2। और आपको पता है S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती थी। तो याद रखिए मैंने आपको एक बात बताई थी। और G2 के बाद फिर जाकर सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन, जो या माइटोसिस होगी और या मियोसिस। लेकिन बात की तरफ आ रहा हूं, अपने मकसद की तरफ। आपको पता है कि मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम इस शक्ल में होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम डबल क्रोमेटेड।
तो जब मैंने G2 फेज की बात की, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका? तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज आता है। तो G2 फेज में क्रोमोसोम का शेप किस तरह होगा? एन इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है आपको ईटा में कि एन G2 फेज द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डैश, तो या सिंगल क्रोमेटिड या डबल, तो डबल क्रोमेटिड होगा G2 फेज में। अब जब G2 फेज में क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड होगा, तो डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम में मैंने कहा था जब दो क्रोमेटिड है ना, तो उसमें दो डीएनए पीसेस भी होते, दो पीसेस ऑफ आइडेंटिकल डीएनए होते हैं। तो आप लोगों के पास G2 फेज में क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड होगा, और डबल क्रोमेटिड में 2 पीस ऑफ डीएनए होंगे, और ये 2 पीस ऑफ डीएनए क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे। तो ये मैंने आप लोग को दो एमसीक्यूज ये एक्सप्लेन कर दिए। अब और भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आप लोग के पास क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 10 नैनोमीटर। फिर न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर आप लोग के पास बना लेता है एक थिक फाइबर, और उसको कहते थे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन फाइबर भी कह सकते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं, सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। अब एक बहुत कीमती बात आपको बता दूं, ये जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है इस शक्ल में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम हर वक्त इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होता कि आप कभी भी किसी वक्त भी सेल उठाए और आपको क्रोमोसोम इस तरह के नजर आएंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नो, बल्कि ये क्रोमोसोम आपको इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त नजर आएंगे। आमतौर पे यही क्रोमोसोम अगर मैं ले लू ना, यही सेल ले लू, तो ये क्रोमोसोम इस क्रोमेटिन फाइबर के शेप में होते हैं। आमतौर पे क्रोमोसोम एक क्रोमेटिन फाइबर होता है, लेकिन जैसे ही डिवीजन का वक्त आ जाता है तो क्रोमोसोम को सिग्नल मिल जाता है कि डिवीजन का वक्त आज आ गया है। सो क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाए? वो कंडेंस होकर क्रोमैटिड बनाए, इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो जैसे ही डिवीजन का वक्त स्टार्ट हो जाता है तो क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है आपके पास क्रोमैटिड में, या आप लोग के पास इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखें कि आमतौर पे क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर की शक्ल में होता है। क्रोमैटिन फाइबर आपने पढ़ा था 30 नैनोमीटर है, और सेल डिवीजन के बाद ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है तो इस शेप में आ जाता है। लेकिन यूटा का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या होगा कि सबसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम एडॉप्ट करता है वो सेल डिवीजन के कौन से फेज में? आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन में कौन कौन से फेज है। क्लास 9 में आपने पढ़े हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सेल डिवीजन के फेज है। तो कौन से फेज? इन विच फेज द क्रोमोसोम एडॉप्ट द मैक्सिमम स्ट्रक्चर, तो या लार्ज स्ट्रक्चर, तो वो कौन सा फेज है? तो लार्ज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का वो मेटाफेज में होता है। क्या होता है? मेटाफेज में होता है। अब जो हमने क्रोमेटिन फाइबर की बात की, आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन फाइबर हमारे पास दो किस्म के हैं। ये देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्रोमेटिन फाइबर हमारे पास दो किस्म के हैं। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन, एक उनमें से होता है यूक्रोमेटिन। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो शाबाश, क्रोमेटिन कितने किस्म का होता है? हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ये दोनों मिलकर ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूक्रोमेटिन अभी टाइम एक एमसीक्यूज आएगा, आप एक्सप्लेन करने से पहले पहले मैं एमसीक्यूज पूछ लेता हूं। विच वन इज मोर कंडेंस, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन? तो क्या कहते हैं आप लोग? सो हेट्रोक्रोमेटिन इज मोर कंडेंस। क्यों? तो अब इस बात को समझिए, याद रखिए यूक्रोमेटिन ज्यादातर उस डीएनए से बना होता है जो कोडिंग डीएनए होता है। क्या होता है? कोडिंग डीएनए। व्हाट इज कोडिंग डीएनए? ये तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि डीएनए में कुछ बहुत थोड़ा सा ऐसा डीएनए होता है जिसमें प्रोटीन के लिए कोड मौजूद होते हैं, विच हैव कोड फॉर प्रोटीन। दैट डीएनए इज कॉल्ड कोडिंग डीएनए। तो इसे आप कोडिंग डीएनए कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन के लिए कोड मौजूद हो, और ये बहुत कम होता है। यहां तक बुकों ने लिखा है कि तकरीबन पूरा डीएनए अगर आप किसी सेल का ले ले तो उसमें 1.5 तक तकरीबन ये कोडिंग डीएनए होता है, और रिमेनिंग सारा डीएनए वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है। नॉन कोडिंग डीएनए जिसे आप सिंपल वर्ड में जंक डीएनए भी कह सकते हैं, जिसमें प्रोटीन के लिए कोई कोड नहीं होता। तो अब जरा बात को समझने की कोशिश करें। यूक्रोमेटिन में कोडिंग डीएनए होता है और हेट्रोक्रोमेटिन में नॉन कोडिंग डीएनए। अब कौन सा डीएनए ज्यादा यूज होता है आप मुझे बताएं। तो ऑब्वियसली आप लोग के पास यूक्रोमेटिन वाला डीएनए कोडिंग डीएनए है, उसमें प्रोटीन के लिए कोड है, तो बार बार वो यूज होगा, इसलिए कि कोडिंग डीएनए में प्रोटीन के लिए कोड है, बार बार उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी
उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ज्यादा यूज होता है। तो जो चीज ज्यादा यूज होती है आप उसे बहुत ज्यादा संभाल के नहीं रखते बल्कि सामने ही रखते हैं। और मिसाल के तौर पर अब सर्दी चली गई है तो आप अपने आपके घर के जितने भी कंबल है वो आप जाकर किसी सेफ जगह पर रख देते हैं। और जो छोटी से चादर होते हैं तो वो ज्यादा यूज करते हैं तो वो आप सामने रखे होते हैं और जल्दी से उठाकर जो जो चीज ज्यादा यूज होती है उसे आप बहुत ज्यादा संभाल कर नहीं रखते। तो इस वजह से यूक्रोमेटिन ज्यादा यूज होता है, इस वजह से ये ज्यादा कंडेंस नहीं होता। और हेट्रोक्रोमेटिन तो चूंकि उसमें प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं है उसके डीएनए में तो वो ज्यादा यूज नहीं होता, इस वजह से ये ज्यादा कंडेंस होता है। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये आप लोग के पास लेस कंडेंस होता है। क्या होता है, लेस कंडेंस। और ये क्या होता है, मोर कंडेंस। तो बेटा ये आप लोग के पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब इसी तरह के इंशाल्लाह हम क्रोमोसोम पे आगे भी बात पढ़ेंगे। क्रोमोसोम में अभी भी बहुत सी बातें हैं और इस तरह के एमसीक्यूज भी साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह बाकी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच।